नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। लगातार हमारी राजस्थान की जो क्वेश्चन वाली सीरीज है वो लगातार जारी है। कल भी हमारी जो 50 क्वेश्चन वाली क्लास आई थी और आज भी 50 क्वेश्चन है, और उससे पहले भी लगातार क्लासें जो सीरीज चल रही थी उसमें भी आप जाके जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको जरूर इन क्लासों से बेनिफिट मिलने वाला है। ये टॉप मोस्ट आज भी टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आने वाला एग्जाम, चाहे कौन सा भी एग्जाम हो, राजस्थान से संबंधित कौन सा भी एग्जाम होगा, उनके अंदर आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप जरूर इन क्लासों का फायदा उठाएगा। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, आप सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी और लगातार अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाते रहिएगा और इन क्लासों को आप देखते रहिएगा। एग्जाम से पहले तो जरूर इन क्लासों को देख के जाएगा, क्योंकि अक्सर पर्सन यहां से आते हैं भाई, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन आपको पता होगा, या तो फिर वो क्वेश्चन नया बनाने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो पुराने आ रखे हैं उनको भी तोड़ के क्वेश्चन बनाता है। तो आप जरूर देखिएगा पुराने आए हुए क्वेश्चन या फिर जो नए क्वेश्चन बने हैं उन क्वेश्चनों को हमेशा एग्जाम से पहले देख के जरूर जाएगा, क्योंकि आपको रणनीति और आपकी तैयारी को 4 चांद लगाने वाले। तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा की तरह मैं ये बोलता हूं कि आपको जो भी क्वेश्चन आए, जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो, तो फटाक से आप उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतरीन हो सकते हैं। क्योंकि जब तक आप खुद नहीं लगेंगे तब तक आपकी तैयारी क्या आपको याद ज्यादा नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो ठीक, देखिए यार आपका पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन है क्रांतिकारी, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, वो व्यक्ति कौन था जिसे प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी? क्या वो जोरावर सिंह था, या फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा, या फिर केसरी सिंह बारट, या फिर विजय सिंह पथिक? मैं आपको फिर बता देता हूं, हमारी ये क्लास रिवीजन क्लास रह गई, क्वेश्चन से रिलेटेड ही क्लास है भैया, क्योंकि हम ज्यादा इसके अंदर थ्योरी नहीं देखने वाले हैं, ठीक है ना। लगातार हम स्पीड से आगे बढ़ेंगे, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना, क्योंकि थ्योरी साथ में लेके चलेंगे तो फिर 50 क्वेश्चन करना मुश्किल है भाई। क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल, अब देखिए ये प्यारेलाल जो आपको बता दें, शस्त्र क्रांति के लिए जो ये क्या नाम है इसका, ये केसरी सिंह बारट है ना, वो शस्त्र क्रांति जो कि 1915 के अंदर होनी थी, उनके लिए ये क्या कर रहे थे, ये धन एकता कर रहे थे। और ये एक धनिक व्यक्ति था, जिससे यह इन पर ऊपर आरोप लगा था कि महंत प्यारेलाल से धन की लूटमार के लिए या फिर धन के लिए इन्होंने इनके हत्या की है। तो इनका नाम आया केसरी सिंह और इनके साथियों का नाम आया था। और यह हत्याकांड हुआ कब था? तो यह हत्याकांड 1912 में हुआ था, ध्यान रखना 1912 के अंदर होता है। और होता कहां पर है? कोटा के अंदर होता है, यह भी ध्यान रखना, कोटा के अंदर हुआ था। और केसरी सिंह बारट और इनके साथियों को गिरफ्तार किया गया, फिर बाद में इनको सजा भी हुई, यह भी आप ध्यान रखना। केसरी सिंह ये वही व्यक्ति हैं जिनका जन्म, ध्यान रखना, शाहपुरा, और ये शाहपुरा कौन सा वाला है? जयपुर वाला, या फिर नहीं भाई ये भीलवाड़ा वाला है। और ये वही शाहपुरा है जहां पर राम सनई संप्रदाय के प्रमुख पीठ है, राम सनई संप्रदाय के जो प्रमुख पीठ है, राम सनई संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। राम सनई संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ स्थापना किसने की थी? रामचरण जी ने की थी, यह भी आपको ध्यान होना चाहिए। रामचरण है ना, रामचरण जी ने राम सनई संप्रदाय की स्थापना की। राजस्थान के अंदर राम सनई संप्रदाय के 4 पीठ है, यह भी आप ध्यान रखना, सबसे बड़ी यही है, ठीक है ना, जहां पर फूल डोल उत्सव भी मनाया जाता है। अब देखिए केसरी सिंह बारट शाहपुरा भीलवाड़ा से थे और इन्होंने ही प्रताप चरित्र भी लिखा था, ध्यान रखना, प्रताप चरित्र इन्हीं की ही रचना है भाई, प्रताप चरित्र इनकी ही रचना है, यह भी आपको ध्यान होना चाहिए। 1903 के अंदर जो लगा था, कहां? दिल्ली दरबार लगाया था। किसने लगाया था? तो लॉर्ड कर्जन ने लगाया था। और इसके अंदर कौन जा रहे थे? तो ध्यान रखना, वो जा रहे थे कौन? फतेह सिंह, मेवाड़ के राजा थे फतेह सिंह। तो इनको 13 सोरठे, इन्होंने 13 चंद या सोरठे लिख के देते, उसके कारण फिर दिल्ली दरबार में शामिल नहीं हुए थे कौन? फतेह सिंह। तो ध्यान रखना 1903 के अंदर दिल्ली दरबार लगा था, किसने लगाया? लॉर्ड कर्जन ने। फतेह सिंह जो कि मेवाड़ के शासक थे, जिनको 13 सोरठे लिख के देते, किसने? केसरी सिंह बारट ने। ध्यान रखना, यह प्रश्न कई बार आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
दूसरा क्वेश्चन है, देसी रियासत जो कि 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थे, क्या वो बूंदे थे या फिर प्रतापगढ़ थे या फिर उदयपुर थे या फिर शाहपुरा थे? तो ध्यान रखना इस प्रश्न का आंसर तब तक दें आप, तो तब तक मैं बता देता हूं। एक तो 18 मार्च 1948 है ना, 1948, और यह हुआ था राजस्थान का पहला चरण। एक होता है कौन सा वाला, 25 मार्च 1948, ठीक है, और एक होता है अगला है 18 अप्रैल 1949। तो ये ध्यान रखना, 3 चरण, और प्रथम चरण मत्स्य संघ बना था, दूसरा पूर्व राजस्थान, फिर संयुक्त राजस्थान, तो आपको ये पता होना चाहिए। और इसके अंदर जो 25 मार्च, कुछ गलत हुआ? हाँ तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान के अंदर इस प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो उदयपुर एकदम सही है, ठीक है ना। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है, और मत्स्य संघ के अंदर जो मत्स्य संघ बना था, मत्स्य संघ, इसके अंदर राजस्थान के 4 रियासतें थी, ध्यान रखना 4 रियासतें। और उसके बाद में जो पूर्व राजस्थान बना था, पूर्व राजस्थान, और इसके अंदर एक ठिकाना भी था भाई, ठीक है ना। इसके अंदर कितने थे, तो 9 रियासतें थे, 9 रियासतें और 2 ठिकाने थे भाई। अब 9 रियासतें कौन कौन सी थे, 9 रियासतें, और अगला बना था आपको संयुक्त राजस्थान, ठीक है। और संयुक्त राजस्थान किससे मिलकर बना था, तो इसको पूर्व राजस्थान प्लस उदयपुर, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, उदयपुर। तो देखिए जो पूर्व राजस्थान बना था उसके अंदर 9 रियासतें थी, तो आप याद करिएगा, 3 तो वांगड़ से थी, 3 हाड़ौती से थी, और 3 हाड़ौती से कोटा, बूंदी, झालावाड़, 12 नहीं था भाई उस समय, ठीक है, ठीक है। और 3 हाड़ौती से डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ठीक है। उसके अलावा टोंक था, टोंक का अलावा ठिकाना भी था, उसके अलावा शाहपुरा था, और एक किशनगढ़ था, और कुशलगढ़ ठिकाना था जो कि बांसवाड़ा से थे। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहां पर इस प्रश्न के हिसाब से उत्तर यह एकदम सही है, संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थे, तो उदयपुर, ठीक है। अब चले आगे, प्रश्न नंबर 3 है, राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पद नाम का प्रयोग किया जाता था, क्या यह राजकीय कार्यवाही के लिए किया जाता था, या फिर लोक स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख के लिए किया जाता था, या फिर राजकीय ज्योतिष के लिए किया जाता था, या फिर मुख्य न्यायिक अधिकारी के लिए किया जाता था? तो किसके लिए? देखिए ध्यान रखना, नैमित्तिक पद नाम है जो किसके लिए प्रयोग किया जाता था, तो ध्यान रखना यह किया जाता था राजकीय ज्योतिष के लिए। किसके लिए? राजकीय ज्योतिष के लिए नैमित्तिक पदनाम, जो कि मध्यकालीन राज्यों के अंदर, राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में यह किया जाता था राजकीय ज्योतिष के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ 1817-1818 की अधीनस्थ संधि के बातचीत के थे? कौन के थे? डेविड ऑक्टरलॉन ने के थे, या फिर चार्ल्स मैटकॉफ ने के थे, या फिर आर्थर वेलेजले ने के थे, या फिर जॉन जॉर्ज ने के थे? तो ध्यान रखना राजस्थान के अंदर हुआ ऐसा था, जो पहले बार जो सहायक संध्या की थी वो 1803 के अंदर की थी। एक तो भरतपुर और एक करोल, कौन सी थी? एक तो भरतपुर अलवर है ना, अलवर भरतपुर, अलवर और भरतपुर। लेकिन ध्यान रखना 1817 के अंदर 2 रियासत थे, एक तो कोटा और एक थी करौली। लेकिन सबसे बाद में किसने की थी? 1823, ये भी आप प्रश्न आता है कई बार, और ये की थी आपके सिरोही ने, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और सबसे ज्यादा ये सहायक संध्या है भाई, ठीक है ना, ध्यान रखना सहायक संध्या है। और सबसे पहली बात तो यही है कि लॉर्ड वेलेस्ली के समय ही स्टार्ट हुई थी। लॉर्ड वेलेस्ली के समय राजस्थान में पहली बार ये संध्या स्टार्ट होती है, जबकि क्या नाम है उसका? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय अंतिम संध्या हुई थी लगभग, लेकिन लास्ट वाली संधि 1823 में हुई थी। लेकिन 1817-18 तक लगभग राजस्थान के पूरे राजस्थान की संध्या हो चुकी थी, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, उनका नाम है चार्ल्स मैटकॉफ, ठीक है ना, तो ध्यान रखिए।
पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुज्जर प्रतिहार, ध्यान रखना, गुज्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? नागभट्ट सेकंड, देवपाल, या फिर महेंद्रपाल फर्स्ट, या फिर भरत्र भट्ट फर्स्ट? तो कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए नागभट्ट तो था, देवपाल भी था, महेंद्रपाल फर्स्ट भी था, लेकिन ध्यान रखना ये नहीं था भाई, भरत्र भट्ट ऐसा नाम से कोई नहीं था, ठीक है ना? तो ये आपको पता होना चाहिए। गुज्जर प्रतिहार, गुज्जर प्रतिहार के जो सेले के जो चित्र बनाए जाते या फिर इनके जो सेले थे उनको क्या कहा जाता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला छठा प्रश्न, त्याग भूमि के संपादक कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय, जयनारायण व्यास, या फिर देवी दत्त त्रिपाठी, या फिर ऋषि दत्त मेहता? कौन थे? तो ध्यान रखना इस प्रश्न का सही आंसर होने वाला है हरिभाऊ उपाध्याय, जो कि क्या थे? त्याग भूमि के संपादक थे भाई। हरिभाऊ उपाध्याय का कौन से जिले से संबंधित था? तो ध्यान रखना अजमेर मेरवाड़ा से ये संबंध रखते थे। कौन से? अजमेर से ये संबंध रखते थे भाई। आपको बता दें बिजोलिया किसान आंदोलन का जो थर्ड चरण है, बिजोलिया किसान आंदोलन का जो थर्ड चरण है वो इन्होंने ही संभाला था। बिजोलिया किसान आंदोलन का, बिजोलिया किसान आंदोलन जिसका थर्ड चरण था इन्होंने ही संभाला था। पहले गांधी जी ने जमनालाल बजाज को भेजा था, लेकिन जमनालाल बजाज ने किसको? इनको बजा दिया। हालांकि उन्होंने विजय सिंह पथिक को भी कहा था, लेकिन विजय सिंह पथिक उस समय तक अलग हो चुके थे, यहां से चले जा चुके थे। बिजोलिया आंदोलन को उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन फिर हरिभाऊ उपाध्याय। तो आप ध्यान रखिएगा, राजस्थान का ये लोकनायक भाई कौन? जय नारायण व्यास। तो ये भी आपको ध्यान रखना भी, जोधपुर से इनका संबंध था। देखिए अगला प्रश्न, देखिए मंदिर और जिला, सातवां प्रश्न है। मंदिर और जिला को आपको क्या करना होगा? सुमेलित करना होगा। अब देखिए कामेश्वर माता मंदिर या कामेश्वर जी का मंदिर, कामेश्वर मंदिर जो कि कहां पर है? पाली के अंदर पड़ता भाई, ठीक है। शीतलेश्वर मंदिर, शीतलेश्वर मंदिर कहां पर है? तो शीतलेश्वर मंदिर हो जाएगा भाई कहां पर? झालावाड़ के अंदर। और पीपलाद माता का मंदिर जोधपुर के अंदर, और नीलकंठ महादेव का मंदिर अलवर के अंदर, ठीक है। एक बार वापस से देख लीजिएगा, कामेश्वर का मंदिर तो है कहां पर? पाली के अंदर। और पाली रणकपुर के अंदर ही वो 1444 खंभों पर एक मंदिर बना हुआ है, रणकपुर जैन मंदिर, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और शीतलेश्वर मंदिर ये झालावाड़ के अंदर है, शीतलेश्वर मंदिर। और राजस्थान का ये सबसे प्राचीन यानी कि तिथि युक्त मंदिर है भाई, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तिथि युक्त मंदिर झालावाड़, ठीक है, झालावाड़, झालापाटन, ठीक है। उसके अलावा पीपलाद माता का मंदिर, पीपलाद मंदिर ये आपके जोधपुर के अंदर, ठीक है। उसके अलावा नीलकंठ महादेव मंदिर कहां पर है? अलवर के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए। कामेश्वर, पाली, शीतलेश्वर जो कि तिथि युक्त 689, ध्यान रखना अंकित है इससे ऊपर। शीतलेश्वर, झालावाड़, पीपलाद, जोधपुर और नीलकंठ अलवर के अंदर, ध्यान रखना ये मंदिर आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये मंदिर आपको ध्यान होना चाहिए भाई। मंदिर से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। जो रणकपुर का जैन मंदिर है वो मथाई नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित में से मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है भाई? चित्तौड़गढ़ के अंदर जो मंदिर बने हुए हैं उनमें से कौन सा एक जैन मंदिर बना हुआ है? तो कुमश्याम मंदिर, सतवेश देवरी, समदेश्वर मंदिर, या फिर तुलजा भवानी का मंदिर? तो ध्यान रखना जो आपके चित्तौड़गढ़ किले के अंदर जो मंदिर बन रखे उसमें 7 देवरियों का समूह, या 27 देवरियों का समूह है। सतवेश मंदिर, इस मंदिर को जैन मंदिर भी कहा जाता है भाई। किसका, कैसा मंदिर? तो जैन मंदिर कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा, जैन मंदिर कहा जाता है। ये कुमश्याम मंदिर भी इसी के अंदर है भाई, किसके अंदर? किले के अंदर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और समदेश्वर मंदिर भी राजा भोज द्वारा बनाया गया था, फिर बाद में मुगल द्वारा इसका जीर्णोद्वार भी कराया गया। तुलजा भवानी जो कि शिवाजी की देवी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी चित्तौड़गढ़ किले के अंदर है भाई। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 9th नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली का चित्रकला से संबंधित नहीं है? एक आदमी ऐसा है जो चित्रकला से, कहां से? अलवर शैली से नहीं परिचित है, उनसे संबंधित नहीं है। तो देखिए क्या जमनादास है वो, नानक राम है, या फिर बक्सा राम है,
या फिर नंदराम है। तो कौन सा व्यक्ति है वो जो कि अलवर शैली से संबंधित नहीं है? तो वो है आपके नानक राम। ठीक है, नानक राम नहीं है। ठीक है, ये तीनों है लेकिन वो नहीं है। अलवर शैली की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस शैली के अंदर वेश्याओं के भी चित्र बना हुए हैं। वेश्याओं के भी चित्र बने हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वेश्याओं के चित्र राजस्थान में एकमात्र शैली जो कि अलवर के अंदर सबसे ज्यादा मिलता है। इसके अंदर मुगल, ध्यान रखना, मुगल, ईरानी और जयपुर शैली का प्रभाव है। ठीक है ना, किस पर? अलवर शैली के ऊपर। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बोल भारमली जो कि यादवेंद्र शर्मा ने लिखी, क्या पागी चंद्र प्रकाश देवल ने लिखी, या फिर कोडम दे जो कि मेघराज मुकुल की है, या फिर पग फेरो मणि मधुकर। तो भाई ध्यान रखना, यह भी तो सही है, जो पागी है वो चंद्र प्रकाश देवल एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। कोडम दे जो कि मेघराज मुकुल की पुस्तक है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। पग फेरो जो कि मणि मधुकर द्वारा लिखी गई, एकदम सही है। लेकिन ये फर्स्ट ऑप्शन एकदम गलत है, क्योंकि बोल भारती सत्य प्रकाश की है भाई, सत्य प्रकाश की है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, सत्य प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, गंवरी देवी जिस गायन शैली से संबंध थे? तो देखिए, क्या लंगा थे, मांड गायक थे, या फिर तालबंदी थे, या फिर ठुमरी थे? देखिए, लंगा है वो आपके जैसलमेर बाड़मेर के अंदर मिलते भाई, लंगा गायन शैली जो कि जैसलमेर और बाड़मेर में मिलते हैं। आपने नाम सुना होगा, सादिक खां मंगनियार है ना, जैसलमेर या फिर बाड़मेर, ये इधर ही मिलते भाई, लंगा जाति यहीं मिलती है। जबकि गंवरी देवी है वो मांड गायकी से संबंधित है, मांड गायकी से संबंधित है। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न देखिए, नारी संत दयाबाई, ध्यान रखना, दयाबाई शिष्या थी, किसकी थी? संत चरणदास जी की थी, या फिर संत निम्बाकाचार्य थे की थी, या फिर संत रैदास की थे, या संत रामचरण जी के थे? किसके थे भाई? तो ध्यान रखना, ये थे आपके किसके? निम्बाकाचार्य। देखना, सलेमाबाद के अंदर इसकी मुख्य पीठ है, एक तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, रैदास जो कि नरेना के अंदर मुख्य पीठ है भी, और संत रामचरण जी ये वही है रामसनी संप्रदाय के, जो कि शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर इनकी मुख्य पीठ है भाई, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा इस प्रश्न का जो सही आंसर है, संत चरणदास जी हैं, उनकी ये शिष्या थी। कौन? दयाबाई और सहजोबाई दोनों। एक और थी भाई, एक दयाबाई है, एक सहजोबाई है, दोनों की दोनों चरणदास जी की शिष्या थी भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, 13वां नंबर क्वेश्चन है, गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है, कौन सी है? गवरे, ये भील मेवाड़ के अंदर होता है और बेल समाज द्वारा ये किया जाता है भाई। ठीक है, बम नृत्य भरतपुर वाले क्षेत्र में किया जाता है भाई। ठीक है, और 13 ताले जो कि अपने यहाँ रामदेव जी वगैरह वहां पर करते भाई। ठीक है ना, जबकि लूर वाला है ना, लोर, यह नृत्य गरासिया जनजाति का है। उसके अलावा भी है, उसके अलावा देखिए जवारा है, लूर है, कूद है, ठीक है, मांदल है, उसके अलावा वालर है, वालर नहीं लिखा हुआ, वालर है। ये सभी नृत्य किसके हैं? ध्यान रखना, ये सभी नृत्य गरासिया जनजाति के भाई। जबकि संकरिया, बंगड़िया है ना, वो उनके हैं भाई, किनके? कालबेलियों के। संकरिया वगैरह ना, पनियारी है, संकरिया है, वो कालबेलियों के। तो यह आपको ध्यान होना चाहिए। अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, विजयदान देथा के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। विजयदान देथा राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे, जिनकी कहानी चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई। अगला देखिए, विजयदान देथा रूपायण संस्थान के सह संस्थापक भी थे। अब यह बताना है कि ये दोनों कथन सही है या दोनों कथन गलत है, या फिर एक सही है एक गलत है। तो कौन बताएगा? तो भाई साहब ये देख लीजिएगा, ये दोनों कथन आपको बताएं। जो ये क्या नाम है इनका? विजयदान देथा। इन्होंने क्या है ना, जो बोरुंदा गांव है, ये बोरुंदा, जो बोरुंदा है वो जोधपुर के अंदर पड़ता भाई। जोधपुर के अंदर ही इन्होंने अभी आया था, नाम क्या था ये देखिए, रूपायण संस्थान। इस रूपायण संस्थान की स्थापना की थी, रूपायण संस्थान की
स्थापना की थी और ये कब के थे, तो ध्यान रखना 1960 के अंदर के थे। एक व्यक्ति और था जिसका क्या नाम है, कोमल कोठारी। ध्यान रखना, कोमल कोठारी के सहयोग से इन दोनों व्यक्तियों ने रूपायन संस्थान की स्थापना 1960 बोरुंदा के अंदर। और ये आपको बता दें जो पहला कथन है वो एकदम सही है कि जो इनकी कहानी है वो चारणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित हुई, एकदम सही है। और विजयदान देता रूपायन संस्थान के संस्थापक के रूप में संस्थापक थे, यह भी कथन सही है। इसका मतलब दोनों कथन एकदम सही है। 4 ऑप्शन होगा, दोनों ए और बी सही है। तो ध्यान रखना, रूपायन संस्थान जो कि विजयदान देता द्वारा कोमल कोठारी 1960 बोरुंदा गांव। ठीक है, अगला देखिए 15वां क्वेश्चन देखिए, सोची ए और सोचे बी को सम्मिलित कीजिएगा और नीचे दिए गए कोड से उत्तर का चयन कीजिएगा। कुछ छोटियां दे रखी हैं तो हम अब इसके इस प्रश्न के सब देख, जालोर है, जोधपुर है, सॉरी जयपुर है, अलवर है और सीकर है, बरवाड़ा, झारोला, रघुनाथगढ़ और भानगढ़। अब देखिए इसमें से अगर आपको ऐसा प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले सबसे सरल हो वो सबसे पहले ढूंढना। सबको पता है भानगढ़ कहां पर है, भानगढ़ अलवर के अंदर है, रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर है। अब देखिए रघुनाथगढ़ सीकर जब डी के अंदर अगर 3 कहां मिल रहा है, डी के अंदर, मतलब चौथा ऑप्शन, यहां 3 मिल रहा है, यहां 3 नहीं मिल रहा है, यहां 3 नहीं मिल रहा है और यहां 3 नहीं मिल रहा है। एक ही ऑप्शन से सवाल सही होगा भाई। अब देख लीजिएगा, जालोर के अंदर 2 नंबर यानी कि झारोला होगा, जयपुर के अंदर बरवाड़ा होगा, अलवर के अंदर भानगढ़ होगा और सीकर के अंदर रघुनाथगढ़ होगा। ध्यान रखना, जालोर, झारोला, जयपुर, बरवाड़ा, अलवर, भानगढ़ और सीकर, रघुनाथगढ़। इसलिए जब कभी भी ऐसे प्रश्न आए तो आप सबसे पहले जो आपको पता हो उसी को सबसे पहले करने की कोशिश कीजिएगा। जो सबसे सरल हो उसको ही सबसे पहले ऐसे में देखना चाहिए। हो सकता है आपको एक आए उससे भी सवाल निकल जाए, बाकी वाले ना आए तो क्या करना अपने को, है ना। एक से भी अगर काम हो जाए तो बड़ी बात है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये 15 नंबर 2 लग गए ना, पीछे वाला भी 15 और ये 16 नंबर था, लेकिन ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में कोटा जिले में है भाई, कोटा में है, कोटा में है भाई। ठीक है, तो देखिए क्या मुकुंदरा पहाड़ियां हैं या फिर डोरा पर्वत है या फिर अलवर पर्वत है या फिर गिरवा पर्वत है। तो ध्यान रखना, कोटा के अंदर मुकुंदरा हिल्स है ना, मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा के अंदर है। ध्यान रखना, ये कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, जो मुकुंदरा पहाड़ियां हैं वो कोटा के अंदर भाई। अगला देखिए 17वां प्रश्न है, ऐसे हिसाब से, इस हिसाब से तो 17वां है। सिद्धमुख परियोजना, नर्मदा परियोजना, जवाई परियोजना और झाकम परियोजना। अब देखिए, अब ये वैसा का वैसा प्रश्न आ गया। अब हमें पता है कि सर सिद्धमुख परियोजना जो कि जर्मनी देश के सहयोग से हनुमानगढ़ चूरू के अंदर चलाई थी, यह सबसे सरल प्रश्न हमें इसके बारे में पता है। उसके अलावा झाकम का नाम आ रखा है, इसका मतलब झाकम डैम जो कि प्रतापगढ़ के अंदर बना हुआ है। जवाई पाली का नाम जरूर आएगा, है ना, और नर्मदा, बाड़मेर, जालोर वाला क्षेत्र। तो अब देखिए सिद्धमुख परियोजना हमें पता करना है कि भाई सिद्धमुख परियोजना जो कि जर्मनी के सहयोग से चली थी, जो कि हनुमानगढ़ चूरू के अंदर चली थी। तो इसके अंदर देखिए पहला ऑप्शन के अंदर हमें क्या चाहिए, चौथा ऑप्शन चाहिए, यानी कि फर्स्ट में 4 इसमें भी है, फर्स्ट में 4 इसमें भी है, लेकिन इन दोनों के अंदर नहीं है। तो 2 ऑप्शन तो वैसे भी कट गए। अब देखिए सेकंड वाला नर्मदा परियोजना। नर्मदा परियोजना आपको पता होगा जालोर और बाड़मेर सिंचाई क्षेत्र से चल रही है, तो मतलब एक इसमें भी आ रहा है और एक इसमें भी आ रहा है। जवाई परियोजना पाली वाला, तो जालोर, पाली, जोधपुर होना चाहिए, यानी कि सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। इधर थर्ड लिख रखा है, इसका मतलब ये घट गया। और फोर्थ ऑप्शन जाकम जो कि उदयपुर और प्रतापगढ़, एकदम सही है, फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। इस हिसाब के प्रश्न आते हैं तो आपको इसी हिसाब से करना होगा, जो सबसे पहले पता चले वो सबसे पहले ढूंढना होगा। अगर हो सकता है एक से ही अपना काम हो जाए तो अपना तो इतना माथापोड़ी करनी ना पड़े। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान में मई और जून में महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। कुछ ए ऑप्शन है, कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति, अरावली पहाड़ियां दक्षिण पश्चिम हवाओं के समानांतर हैं, अति तिरोगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति। अब बताना है आपको कि भाई जो राजस्थान के अंदर मई जून महीने के अंदर जो आंधियां चलती हैं उनके लिए इनमें से कौन सा कथन सही बैठ रहा है, यानी कि वो कौन उत्तरदायी है जिसके लिए आंधियां सबसे ज्यादा चलती है। तो ध्यान रखना, जो अरावली पहाड़ियां दक्षिण पश्चिम हवाओं के समानांतर है, ये तो भाई हवा को क्या रोकेगा, ये तो बारिश को, जलवायु को प्रभावित करेगा। और ये देखिए अति तिरोगामी पूरी हवा, यह भी जलवायु को प्रभावित करता है।
और ये दोनों तो बरसात को कम कर सकते भी, लेकिन सबसे ऊपर वाला पॉइंट जो कि कुछ स्थानों पर सवनीय धाराओं के उत्पत्ति, ये है, यही वो पॉइंट है जो कि राजस्थान के अंदर आंधियों को क्या है, मई जून के अंदर धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी कारक बनता है, यही उत्पन्न करने में सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है। तो एकमात्र ऑप्शन अ होगा। ये दोनों कथन ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर जो बरसात होती है उसको प्रभावित करते हैं, लेकिन आंधी वगैरह का इनका कोई लेना देना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है? क्या जस्ता गलन उद्योग है, या फिर सीमेंट उद्योग है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है, या फिर संगमरमर उद्योग है? तो ध्यान रखिएगा, जस्ता और गलन उद्योग ये तो सबसे ज्यादा है भाई। सीसा जस्ता का राजस्थान के अंदर सबसे एकाधिकार रखता है। देबारी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना लगा हुआ है और यह सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर ही होता है भाई, सीसा जस्ता। और ध्यान रखना, सीमेंट की अपने यहां पर बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संगमरमर अलग अलग क्वालिटी का हमारे यहाँ बहुत सारा मिलता है, गुलाबी मिलता है, काला मिलता है, बादामी मिलता है, पीला मिलता है, सब तरह का मिलता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के भाई इतना अपने यहां पर ज्यादा विकास नहीं हुआ है। इसका मतलब स निकालना है तो स इसमें है, यह हो नहीं सकता, ठीक है, स इसमें है, यह हो नहीं सकता, दो तो वैसे ही कट हो गए और हमें पता है कि हमें 3 चाहिए तो और ब होंगे। लेकिन संगमरमर भी हमारे यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में है, क्योंकि ध्यान होगा आपने सबसे ज्यादा संगमरमर की मंडी कहां पर रख दी है? राजसमंद के अंदर। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा इकाइयां वहीं हैं और जो सबसे बढ़िया क्वालिटी मकराना नागौर के अंदर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है? ठीक है, क्या सीकर धौलपुर है, या फिर झुंझुनू चूरू है, या फिर बीकानेर और नागौर है, या फिर गंगानगर, या फिर हनुमानगढ़ है? मतलब वहां की कुल जनसंख्या के अंदर जो SC ST है ना, शेड्यूल ट्राइब है ना, हाँ SC ST है, उनकी जनसंख्या क्या है ना, ST की पूछ रहा है, SC ST दोनों साथ में नहीं पूछ रहा है, ST शेड्यूल ट्राइब की पूछ रहा है भी, है ना। तो वहां पर कुल जनसंख्या के इसकी जनसंख्या सबसे कम है, यानी कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे कम है, और वो जिले हैं बीकानेर और नागौर। भाई बीकानेर और नागौर के अंदर उनकी कुल जनसंख्या के अंदर अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे कम है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये प्रश्न, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, पंचपत्रा बाड़मेर, अब ये बालोतरा है भाई, ठीक है ना। प्रस्तावित, जो प्रस्तावित किया अब तो लग गई है, ऑयल रिफाइनरी किसका संयुक्त उपक्रम है? तो ध्यान रखना, क्या यह ONGCL या फिर भारत सरकार का है, या फिर OIL या फिर राजस्थान सरकार, या HPCL भारत सरकार, HPCL राजस्थान सरकार? तो आपको पता होगा यह राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का संयुक्त प्रोग्राम है, जिसमें 26-74 की भागीदारी से यह कार्य हो रहा है, ठीक है ना। रिफाइनरी लगभग अब लग चुकी है यहां पर, जो कि 43,000 करोड़ की लगी है, ठीक है ना। B6 मॉडल पर आधारित है, यह भी आपको पता होना चाहिए। पंचपदरा नामक स्थान पर लगी है, ठीक है ना, ये स्थान ध्यान रखना हमने। और HPCL कंपनी और राजस्थान सरकार के मध्य 26-74 की भागीदारी से इनका अंदर रेशियो का बंटवारा है, ठीक है ना। कौन सा सुमेलित नहीं है? अब देखिए, भीलवाड़ा के अंदर मोर है, ये क्या पूछ रहा है? ये भाई जो शुभंकर जारी किए हैं 2015 के बाद में, हर जिले का एक शुभंकर है, तो ये ध्यान रखना। शुभंकर आपको याद होना चाहिए, ये प्रश्न एक बार आता है। क्या चूरू का कृष्णमर्ग है, सवाई माधोपुर का शेर है, जैसलमेर का गोडावन है? कौन सा गलत है इसके अंदर? तो ध्यान रखना, जो भीलवाड़ा है उसका मोर एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। चूरू है, कृष्णमर्ग एकदम सही है, जैसलमेर का गोडावन एकदम सही है, लेकिन सवाई माधोपुर का शेर नहीं है भाई, क्या है? बाघ है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये तीसरा ऑप्शन गलत है। 22, अगला प्रश्न 22वां, राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? कौन सी नदी? तो लूणी नदी, या फिर माई नदी, या फिर चंबल नदी, या फिर बनास नदी? कौन सी नदी है? 56 का मैदान कौन सी नदी बनाती है? तो ध्यान रखना, 56 का मैदान वो नदी है जो कि राजस्थान के दक्षिण में प्रवेश करते हैं, फिर पश्चिम की ओर चलते हैं, फिर दक्षिण की ओर लौट जाते हैं, जिसका नाम है माई नदी, है ना। जो खांडो गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती हैं, जिसके अंदर माही, बजाज, सागर राजस्थान का सबसे
लंबा बांध भाई बना हुआ है, ठीक है ना। और आदिवासियों का जो आदिवासियों की जो सरवण रेखा या फिर दक्षिणी राजस्थान की सरवण रेखा, आदिवासियों का ये क्या बोलते हैं इसको, आदिवासियों की सरवण रेखा, यह नदी कौन सी, माही नदी। और माही सोम झाकम जो कि बेणेश्वर के अंदर त्रिवेणी संगम का निर्माण करते हैं, जहां पर नवाटापुरा गांव के अंदर ये त्रिवेणी संगम लगता है। वहां पर बेणेश्वर धाम का मेला भी लगता है हर साल, जो कि माघ पूर्णिमा को लगता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए, राजस्थान में किस शहर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है, नाम से जाना जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, क्या जयपुर है, क्या जालोर है, या फिर जैसलमेर है, या फिर जोधपुर है? तो ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर जो ग्रेनाइट सिटी के नाम से जो ग्रेनाइट का दर्जा दे रखा है, वो किसको दे रखा है? वो जालोर को दे रखा है। एकदम सही है, जालोर को दे रखा, जालोर को दे रखा है। जो काला पत्थर है, काला पत्थर जयपुर के भैंसलाना से प्राप्त किया जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जोधपुर से बादामी पत्थर है भी। पेथला गांव जैसलमेर से कौन सा है? पीला पत्थर है भी। बादामी और पेथला गांव पीला पत्थर, ठीक है, पीथला गांव से जैसलमेर से, तो ध्यान रखना ये। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुरक्षित क्षेत्र या फिर जिला दे रखा है। क्या रोटो नागौर के अंदर है, उमेदगंज अजमेर के अंदर है, तो बेड़ झुंझुनू के अंदर है, गुड़ा विष्णुयान जो कि जोधपुर के अंदर है? ये आपको बताना होगा कौन सा इसके अंदर से सही है और कौन सा गलत है। अब आप बताइए, क्या रोटो नागौर के अंदर है? एकदम सही है। बेड़ झुंझुनू के अंदर है? एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं। गुड़ा विष्णुयान जो कि जोधपुर के अंदर है, यह भी सही है। और अजमेर के अंदर यह उमेदगंज है, वो अजमेर के अंदर नहीं है, और यही आपका गलत है। उसके रोटो के अलावा यहां पर गोगेलाव भी है भी, और यहां पर इनके गुड़ा विष्णु, ठीक है। अगला चले, तो अगला प्रश्न देखिए, 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है? ये न्यूनतम पूछ रहा है, अधिकतम नहीं पूछ रहा, ध्यान रखना। क्या झुंझुनू की रही न्यूनतम, या फिर गंगानगर की रही, या फिर बूंदी की, या फिर पाली की? तो वो जिला कौन सा है जिसकी न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है? तो वो जिला है आपके कौन सा? गंगानगर, एकदम सही है। गंगानगर की जो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है 2001 से 2011 के मध्य। अगला प्रश्न देखिए, चंबल नदी पर बने हुए निम्नलिखित बांधों में से कौन से राजस्थान में स्थित है? कोटा बैराज, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, या फिर राणा प्रताप सागर बांध? तो ध्यान रखना, पहले चरण के अंदर, यहां पर 3 चरणों के अंदर चंबल नदी पर 3 चरण के अंदर टोटल 4 बांध बने थे, ठीक है, 3 चरण के अंदर। यह आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट चरण के अंदर कौन कौन से बने थे? तो फर्स्ट चरण के अंदर एक तो गांधी सागर, और एक कौन सा बना था? कोटा बैराज बना था, जो कि सिंचाई उपलब्ध कराता है। यहां पर 2 नहरें भी निकाली गई है। सेकंड चरण के अंदर बना था आपके राणा प्रताप सागर, और आपके थर्ड चरण के अंदर जो बना था वो बना था आपके कोटा, ये फिर या जवाहर सागर भी बोला जाता है, इसको कोटा डैम भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना, जवाहर सागर। तो ध्यान रखना, अपने राजस्थान, ये पूछ रहा राजस्थान के अंदर, राजस्थान में स्थित है, इसका मतलब सिर्फ एक ही नहीं है अपने, गांधी सागर नहीं है, इसका मतलब जो बी है वो गलत है, ये इसमें भी है, ये गलत हो गया, इसमें भी है, ये गलत हो गया। लेकिन अब कौन से 3 है अपने? तो केवल ए सी डी होगा। ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही है। अब कोटा बैराज राजस्थान के अंदर है, जवाहर सागर राजस्थान के अंदर है, राणा प्रताप सागर राजस्थान के अंदर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जिले के अंदर पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले बीकानेर नागौर बेसिन में शामिल है? तो देखिए, बीकानेर नागौर पहले नाम ले लिया, तो बीकानेर और नागौर आने वाले हैं। बीकानेर नागौर आगे श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, या फिर बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, जालोर और जैसलमेर, कोटा, बाना, बूंदी, बीकानेर या फिर नागौर, या फिर जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, बूंदी या फिर जालोर। तो इसके अंदर देखिए जैसलमेर तो आएगा नहीं, ठीक है। कोटा, बूंदी ये तो हाड़ौती वाला क्षेत्र बिल्कुल नहीं आ सकता,
और इसमें जैसलमेर फिर से आ गया, ये आ नहीं सकता, बूंदी भी आ गया, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसलमेर बीकानेर और नागौर बेसिन है, उसके अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू को भी इसमें अंदर शामिल कर रखा है। अगला प्रश्न देखिए, आकल कास्ट जीवाश्म पार्क, आकल कास्ट जीवाश्म पार्क जो कि राजस्थान के किस जिले में स्थित है? क्या ये बीकानेर के अंदर है, या फिर जोधपुर के अंदर है, या फिर अजमेर, या फिर जैसलमेर? तो ये तो सबको पता होगा, ये राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है आकल वुड फॉसिल पार्क या फिर आकल कास्ट जीवाश्म पार्क। अगला है, संतरों के उत्पादन के कारण किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर भी कहा जाता है? क्या उसको झालावाड़ को कहते हैं, या फिर कोटा, या फिर बारा, या फिर बूंदी? तो ध्यान रखना, छोटा नागपुर राजस्थान में संतरों के उत्पादन के लिए ये किसको कहा जाता है? तो झालावाड़ को कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, 1857 की क्रांति राजस्थान में क्रांति किस स्थान से प्रारंभ हुई थी? क्या नसीराबाद से हुई थी, भरतपुर से हुई थी, एरिनपुरा से हुई थी, या सिरोही से हुई थी? तो ध्यान रखना, एरिनपुरा का एक नारा था, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, है ना? ये निक इसी छावनी का नारा था। राजस्थान के अंदर 6 छावनियां थी, ये भी ध्यान रखना, जबकि ब्यावर और खेरवाड़ा इसके अंदर भाग नहीं लिया था, यहां पर क्रांतिकारियों ने भाग नहीं लिया था। उसके अलावा एक जो राजस्थान से बाहर पड़ती हैं अभी, नीमच और एक देवली थे, ये राजस्थान से बाहर तो नीमच है लेकिन देवली टॉक के अंदर थी भाई उस समय, और एक कोटा, ठीक है, और एक 2 3 4 और 5 और एक ये नसीराबाद, ठीक है। और राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से होती है, ये 27 मई 1857 को होती है। और सबसे इंपोर्टेंट प्रश्न, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ध्यान रखना प्रश्न तो ये है भाई, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, क्योंकि ये प्रश्न अभी तो सबको बढ़िया लग रहा है इन्फेंट्री, लेकिन वहां पर ऑप्शन में 15 भी होता है और 30 भी होता है, तब गड़बड़ हो जाता है। लेकिन अपना क्या है 15, ठीक है ना। उन महाराणा का क्या नाम था जो केसरी सिंह बारट की चेतावनी राज चुंगटिया से इस कदर प्रभावित हो गए थे, उन्होंने दिल्ली दरबार के लिए अपनी यात्रा तक रद्द कर दी थी? वो कौन थे? महाराणा फतेह सिंह, या फिर महाराणा प्रताप सिंह, या फिर महाराणा श्याम सिंह, या फिर महाराणा जय सिंह? ध्यान रखना, दिल्ली दरबार किसने लगाया था? यह लगाया था लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन ने। और कौन जाने वाले थे यहां पर? तो ध्यान रखना, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जाने वाले थे। और ये किसने लिखा? तो ध्यान रखना, 13 सोरठे लिख के दिए थे किसने? केसरी सिंह बारट ने, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये केसरी सिंह वही है, शाहपुरा भीलवाड़ा वाला है। आगे देखिए, अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सबके अलग अलग थे भाई। तो देखिए, जॉर्ज लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस, मेजर बटन, या फिर रिजर्ट। तो ध्यान रखना, आपको बता दे, एक मेवाड़ के अंदर पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेवाड़ के अंदर सावर्स था भाई, सावर्स आपको पता होना चाहिए। जयपुर के अंदर कौन था? ईडन था भाई, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैकमोसन जोधपुर के अंदर था, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा देखिए, अब कहां गया, ये कोटा का पूछ रहा है, तो कोटा का मेजर बटन था यहां पर, ठीक है ना, मेजर बटन। पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ध्यान रखना, इसी के समय राजस्थान का 1857 की क्रांति के समय यही था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है। ये पैट्रिक लॉरेंस अलग है, वो पैट्रिक लॉरेंस है, ठीक है ना। ये पैट्रिक लॉरेंस तो वो होगा जो राजस्थान के अंदर, वो क्या भारत के अंदर वाला, वो कैबिनेट मिशन वाला है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है ना। तो देखिए, जयपुर स्थित हवा महल, इंपोर्टेंट प्रश्न, निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए, सवाई मान सिंह ने करवाया, या फिर सवाई जय सिंह प्रथम ने करवाया था, या फिर सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया, या फिर सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था? तो ध्यान रखिए, हवा महल आपके जयपुर में है, ये तो आपको पता चल गया। और ध्यान रखना, ये कितना मंजिल है? तो 5 मंजिल है भैया, 5 मंजिल का है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि हवा महल कितना मंजिल का है? तो 5 मंजिल का है। किसने निर्माण कराया? तो ध्यान रखना, सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, बनी ठनी चित्रकार का क्या नाम था? क्या निर्मल देव था,
मनमोहन देव था, या फिर न्याल चंद था, या फिर अमर सिंह था। तो ध्यान रखना बनीठनी जो कि किशनगढ़ से थे, किशनगढ़ शैली से संबंधित थे। और बनीठनी किसका चित्र है? विष्णु प्रिया, विष्णु प्रिया का चित्र है। किसकी पत्नी? सावंत सिंह की पत्नी, सावंत सिंह की पत्नी, सावंत सिंह की पत्नी, ठीक है ना। ये सावंत सिंह की क्या थे? पत्नी थे। और ये चित्र किसने बनाया था? मोर ध्वज निहाल चंद ने बनाया था। ध्यान रखना, मोर ध्वज निहाल चंद ने बनाया था ये चित्र, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए, मोर ध्वज निहाल चंद ने बनाया था बनीठनी। उसके अलावा इस चित्र के अंदर बेसरी नामक आभूषण का भी, बेसरे नामक, ठीक है ना, बेसरी नामक आभूषण जो कि नाक के अंदर पहना जाता है, उसका भी वर्णन कर रखा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो बनीठनी, ठीक है ना। उसके अलावा एरिक डिक्सन जो कि इसको प्रकाशन में लेकर आए थे। और एरिक डिक्सन जो कि भारत की मोनालिसा भी कहा है 1973 के अंदर। ध्यान रखना 1973 के अंदर इस पे क्या हुआ था? डाक टिकट भी जारी हुआ था। राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की क्या की थी? स्थापना की थी। 1113 के अंदर की, या फिर 1459 में, या फिर 1539, या फिर 1526 के अंदर। ध्यान रखना जोधपुर की स्थापना 1459 के अंदर होती है। 1459 के अंदर जोधपुर की स्थापना होती है, यह आपको पता होना चाहिए। राव जोधा ने 1459 ईस्वी के अंदर स्थापना की थी। अब देखिए अगला प्रश्न है 36 नंबर। लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली है गोगामेड़ी, या फिर ददरेवा, या फिर रामदेवरा, या फिर खरनाल। खरनाल तो किसकी है? तेजा जी की भाई, ठीक है। और रामदेवरा में तो रामदेव जी का मंदिर भाई। और ध्यान रखना ये गोगा जी की जन्म स्थली है वो ददरेवा चुरू के अंदर है भाई, ददरेवा चुरू के अंदर, ठीक है ना, ददरेवा चुरू के अंदर है, ठीक है ना। और ये भी चलिए गोगा जी के जो थान है या स्थल है वो खेजड़ी के नीचे ना पगली बनाए जाते, वो भी ध्यान रखना। सॉरी सांप बनाए जाते भाई, पगली तो राम जी के बना दिए। आबानेरे स्थित हर्षत माता का मंदिर मूल रूप से किसे समर्पित था? भगवान शिव को, या फिर भगवान विष्णु को, या फिर भगवान गणेश को, या फिर भगवान इंद्र को। तो ध्यान रखना ये भगवान विष्णु को समर्पित था भाई। किसको था? भगवान विष्णु को समर्पित था। आबानेरी की बावड़ी भी है, वो भी कहां पर है? दौसा के अंदर है, ये भी आप ध्यान रखना। संत मीराबाई का जन्म स्थान जो कि कुर्की गांव है, कुर्की गांव जो कि वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, या फिर चित्तौड़गढ़ में, या राजसमंद में, या फिर पाली में। तो कुर्की गांव वर्तमान के अंदर यह जिला पाली के अंदर पड़ता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है पुरा स्थल आहाड़ जो कि कहां पर है? बेड़स नदी के किनारे उदयपुर के अंदर प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है काशी युग से, या फिर लो युग से, या फिर ताम्र पाषाण युग से, या फिर पुरा पाषाण युग से। तो देखिए ये जो आहाड़ सभ्यता है बेड़च नदी के किनारे है ना, जो कि आपके कहां पर है? आपके ताम्र पाषाण कालीन युग का है ये आहाड़ सभ्यता, ठीक है ना। आहाड़ सभ्यता जो कि ताम्र पाषाण युग से संबंधित है, यह भी आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि इसे सभ्यताओं से प्रश्न अक्सर प्रश्न आते हैं और वो प्रश्न आपको ध्यान रखना होगा। अगला देखिए रांगड़ी और निमाड़ी, रांगड़ी और निमाड़ी उपबोलियां है, किसकी है? वांगड़ी की है, या फिर मालवे की है, या फिर मेवाड़ी की है, या फिर मेवाती की है। तो ध्यान रखना रांगड़ी और निमाड़ी दोनों उपबोलियां मालवे की क्या है? उपबोलियां है भाई, मालवे की, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर है, एक प्रश्न डबल हो गया था। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है? तो ये तो सबको पता होगा, क्या देशनोक में है, या फिर आसित भीलवाड़ा, या फिर परबतसर नागौर, या फिर तिलवाड़ा बाड़मेर। तो ध्यान रखना परबतसर नागौर के अंदर ही तेजाजी का पशु मेला भी लगता है, सबसे बड़ा है ना। चौहान राजवंश के निम्नलिखित में से शासकों को काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा पृथ्वीराज फर्स्ट है, एक तो अजय राज है, एक अर्णोराज है, ये अर्णोराज है भाई, और एक विग्रहराज चतुर्थ है। तो ध्यान रखना जिस हिसाब से ये लिखे हुए हैं उसी हिसाब से इनका क्रम भी है भाई। पृथ्वीराज फर्स्ट जो पहले आया था अजय राज से, और अर्णोराज से ये दोनों पहले आए थे, और विग्रहराज से ये तीनों पहले आते। तो देखिए सबसे पहले पृथ्वीराज ही आएगा,
एक मिनट, सबसे पहले पृथ्वीराज ही आएगा, इसका मतलब एक ऑप्शन सब में दे रखा है, पहला ऑप्शन तो वैसे भी कट गया। सेकंड नंबर आना चाहिए अजय राज उसके बाद में, तो देखिए इसमें अजय राज है नहीं, इसमें अजय राज है नहीं, इसके अंदर अजय राज है, और आगे तो वैसे भी सही हो गया। मतलब ये तीनों चारों चारों ऐसे ही आ रखे हैं, विग्रह राज से ये सभी पहले आ रखे हैं। सबसे पहले पृथ्वीराज आया, फिर अजय राज आया, फिर अनुराज आया, और फिर विग्रह राज चतुर आया। ये क्रम एकदम सही दे रखा था, 1 2 3 4, ये एक ऐसा ही प्रश्न था जो एकदम क्रम सही दे रखा था। अगला देखिए, उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल का क्या नहीं था, सक्रिय नहीं था जयपुर प्रजामंडल के अंदर। क्या वो रामकरण जोशी था, या फिर दौलतमल भंडारी था, या फिर प्रयागराज भंडारी था, या फिर देवी शंकर तिवारी था। तो ध्यान रखना, जयपुर प्रजामंडल जिसकी स्थापना 1931 के अंदर होती है, ठीक है ना, फिर बाद में आगे जाके फिर वापस से स्थापना होती है, और आपको ये पता करना है। तो इसके अंदर ध्यान रखना, कपूर चंद पार्टी के तो वो तो स्थापना की थी, लेकिन ये नाम है, क्या नाम इसका, प्रयागराज भंडारी है वो। ये वो व्यक्ति हैं जो कि जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था भाई। बाकी वाले रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, देवी शंकर तिवारी, कपूर चंद पाटनी, ये सब उसमें क्या थे, सक्रिय थे भाई। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। थेवा कला प्रतापगढ़ एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, थेवा कला प्रतापगढ़ की ही प्रसिद्ध है। मीनाकारी जो कि जयपुर की हैं, एकदम सही है। कुदरत सिंह इसके प्रसिद्ध कलाकार, क्या बोलते हैं उसको, चित्रकार है ना, बनाने वाले, मीनाकारी को करने वाले कुदरत सिंह जो जयपुर की है भाई। अजरक प्रिंट जो कि सागानेर, जो कि गलत है, क्योंकि अजरक प्रिंट आपके कहां की हैं, बाड़मेर की है भाई, बाड़मेर की है अजरक प्रिंट। और टेराकोटा शिल्प जो कि मोलेला गांव, ठीक है ना, एकदम सही है। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिएगा। कूट के आधार पर नीचे दी गई सूची को सही उत्तर का क्या करना है, आपको चयन करना है। आप देखिए यहां पर एक करणी दान है भी, ठीक है ना, श्यामल दास है, करणी दान है, मुणोट नैन्सी है, सूर्यमल मिश्रण है। सामने मारवाड़ प्रगणारी विगत, सूरज प्रकाश, वंश भास्कर, वीर विनोद। अब आपको इसमें तो सब सरल सरल दे रखे हैं, तो सबको पता होगा भाई, मुणोत नैन्सी ने तो मारवाड़ प्रगणारी विगत लिखी थी, तो ये तो सबको पता होगा भाई। अगर टफ नहीं पता है, ऊपर वाला नहीं पता, तो सी तो सबको पता है, तो सी के अंदर फर्स्ट आना चाहिए। तो देखिए सी के अंदर इसमें फर्स्ट आ रहा है, इसमें फर्स्ट आ रहा है, ये दोनों तो वैसे भी चले गए। अब सबको पता है सूर्यमल मिश्रण ने तो कौन सी लिखी, वंश भास्कर, यानी कि चौथे में कौन सा आना चाहिए, 4 आना चाहिए ना, 1 मिनट, 3 आना चाहिए भाई, चौथे में 3 आना चाहिए, और इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो फिर हमने देखना पड़ेगा श्यामल दास, तो श्यामल दास ने तो सबको पता होगा 4 आना चाहिए सेकंड में, इसमें भी 4 आ रहा है और इसमें 2 आ रहा है, इसका मतलब ये गलत है। और ये एकदम सही है, क्योंकि कर्णीदान ने लिखा था सूरज प्रकाश। एक बार वापस से सुन लीजिएगा, कर्णीदान ने सूरज प्रकाश लिखा, श्यामल दास ने वीर विनोद लिखा, मारवाड़ प्रगणारी विगत जो कि मुणोट नैन्सी ने लिखा, और एक आपके वंश भास्कर जो कि सूर्यमल मिश्रण ने लिखा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वो मंदिर है वो गुज्जर प्रतिहार वास्तु शैली का नहीं है। तो कौन सा वो मंदिर है भाई जो नहीं है, तो देखिए किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर ये तो है, ठीक है। ओसिया का सूर्य मंदिर, गोट मांगलोद का दधीमती माता का मंदिर, या फिर 4 चौमा का शिव मंदिर। तो कौन सा नहीं है इसके अंदर, कौन सा नहीं है, तो ध्यान रखिएगा ये वाला नहीं है। गोट मांगलोद का दधी माता मंदिर है, ओसिया का है, किराड़ू वाला है, किराड़ू बाड़मेर में, ठीक है ना। नृत्य शैली जो गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है, ध्यान रखना, वालर, गंवरी, मांदल, लूर। तो ध्यान रखना इसमें से कौन सा होगा। गंवरी तो अभी भी देखा है कहां पर, मेवाड़ के अंदर, और ये भेल जनजाति द्वारा किया जाता भाई, ध्यान रखना। तो यही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ढूंढानी की क्या है उपबोली नहीं है, उपबोली नहीं है ये पूछ रहा है, मतलब ये गलत है। तोरावटे, राजावटे, नागरचौल और राठे। तो ध्यान रखना इसमें से कौन सा सही होगा, इसमें से कौन सा सही होने वाला है। तो ध्यान रखना तोरावटी है, राजावटी भी है, नागरचौल भी है, लेकिन राठी नहीं है, राठी गाय की नस्ल है भाई, ठीक है ना।
अगला प्रश्न, कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के समय के दौरान कोटा में हत्या की गई, तो वो कौन था? कर्नल एबोट, कैप्टन सोवर्स, या फिर मेजर बटन, या मोएक मोशन। ये जोधपुर से था, ठीक है ना, ये आपके मेवाड़ से था भाई, और यही वो व्यक्ति था जो कि कोटा में था। कोटा वाला ने इनका सर काट के किले पर लटका दिया था बटन साहब का ना, तो ये वो व्यक्ति है बटन, यही सही है। तो 1857 की क्रांति के समय दौरान कोटा में हत्या की गई, वो मेजर बटन था। तो ये थे अपने 50 क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। आगे भी हमारी क्लास ऐसे ही लगातार आती रहेगी। आज सिर्फ हमने इस क्लास के अंदर सिर्फ रिवीजन से हमने ये क्लास ली थी, और पूरे के पूरे ज्यादा गहराई में न जाते हुए सिर्फ वो 50 क्वेश्चन देखने की कोशिश की है। पिछली जो हमारी क्लास है जो पहले हो चुकी है, उन क्लासों के अंदर हमने काफी डिटेल में बताने की भी कोशिश की, हर क्वेश्चन के साथ में एक व्याख्या भी की है, तो आप जरूर उन क्लासों को भी देखिएगा। और अगर सीधा डायरेक्ट रिवीजन करना तो इन क्लास को देखिएगा, तो आपको बढ़िया मिलेगा, फायदा उठाइएगा जरूर। इन क्लासों को एग्जाम से पहले देखे जाएगा, जिससे आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।